अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ दानिश हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड 07। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे बात करेंगे। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तब शुरू होती है या उसका एक्शन तब शुरू होता है जब कोई पैथोजन या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर ले। उसके बाद वो जो पैथोजन होगा ब्लड तक पहुंच जाएगा, तो तब ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाएगी और ये अपना रोल प्ले मुख्तलिफ तरीकों से करेगी ताकि जो हमारा पैथोजन है हमारी बॉडी में आया है फॉरेन पार्टिकल, वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को अगर हम एक्सप्लेन करें सिंपल अल्फाज में तो बोलेंगे इट इज इंटरनल डिफेंसिव मैकेनिज्म व्हिच प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ पैथोजन। ये जो अंदरूनी हमारा बॉडी का प्रोटेक्शन होता है, जब पैथोजन हमारी बॉडी को क्रॉस करके स्किन को क्रॉस करके हमारे ब्लड में आता है, तो वहां से हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होता है। ये भी नॉन स्पेसिफिक है। फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोथ आर कंसीडर्ड एज अ नॉन स्पेसिफिक। ठीक है बाबा। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी चीजें आएंगी जो रोल प्ले करेगी टू किल द पैथोजन और टू गेट द रिड आउट ऑफ द पैथोजन। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रोल प्ले करती है वो है वाइट ब्लड सेल्स WBCs। उसके बाद मैक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, फीवर, नेचुरल किलर सेल्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इनको हम एक एक को अलग और डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है बाबा। अगर हम WBCs की बात करें तो WBCs को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, दो जो है चीजों में डिवाइड किया गया है। एक ग्रेन्युलेट्स होते हैं जिसके ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है बाबा। और दूसरे होते हैं ए ग्रेन्युलेट्स जिसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स वगैरह मौजूद नहीं होते, ना ही उनके अंदर कोई एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो ग्रेन्युलेट्स वो होते हैं जिनके पास एंजाइम्स वगैरह की मौजूदगी हो। ठीक है बाबा। न्यूट्रोफिल्स हो गए, एसिनोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, दे आर कंसीडर्ड एज अ ग्रेन्युलेटिव WBCs। वो WBCs जिनके पास एंजाइमिक एक्टिविटी, लाइसोसोमल एंजाइम्स वगैरह मौजूद हो। और ए ग्रेन्युलेट्स में वो हैं जिनके पास एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है, जिनको हम बोलेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर फर्दर लिम्फोसाइट को दोनों में डिवाइड किया गया है, बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। ये जो बी है, ये इसका बी के दो मतलब निकलते हैं। ठीक है बाबा। इनके जो इंपॉर्टेंट रोल है इनका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, और जो टी है थाइमस से जो हमारा ग्लैंड है, ठीक है, वहां से ये इनकी इंटरकनेक्शन होता है। अब इन दोनों को हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ेंगे। अब जो चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है डिटेल्ड WBCs और उसके साथ साथ मैक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन, इन्फ्लामेटरी, फीवर और नेचुरल किलर सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। मैक्रोफेजेस का भी बड़ा रोल है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, लेकिन आज इसको हम थोड़ा इंट्रोडक्शनरी बेस पे पढ़ेंगे ताकि आपको अगले लेक्चर के लिए आइडिया हो जाए। अब अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स WBC और ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। इनके पास कोई भी कलर वगैरह नहीं होता। वजह यह है कि इनके पास हेमोग्लोबिन वगैरह मौजूद नहीं होता और इनको दूसरा ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। दे आर शॉर्ट लिव्ड सेल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। इनकी जो उम्र होती है WBCs की तरह 120 डेज नहीं होती, इनकी उम्र बहुत कम होती है। ठीक है बाबा। मुख्तलिफ जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनकी न्यूट्रोफिल्स की तो एक दिन की होती है। ठीक है, आप एक दिन भी ना बोलें, इनकी इतनी उम्र कम होती है। ठीक है। ये सिंगल इवेंट जो है ना WBCs है, अगर कोई फेगोसाइटिक इवेंट करेंगे उसके बाद ये मर जाएंगे, हमारी पस की स्किन पे आ जाती है शक्ल में। ठीक है बाबा। They are nucleated, have laser number in body from 6000 to 8000। ये बात याद रखें आप। हमने RBCs में पढ़ा था they don't possess न्यूक्लियस, मैच्योर RBCs में, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस होता है
और इनके मुख्तलिफ WBCs का न्यूक्लियस का शेप मुख्तलिफ होता है और इनके न्यूक्लियस में लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है बाबा। और इनकी जो रेंज होती है हमारे बॉडी के अंदर वो 6000 से 8000 तक होती है। बाय इन्फेक्शन देयर नंबर इंक्रीज काजेज ल्यूकोसाइटोसिस। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो इनके नंबर बढ़ जाते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि बंदे को कोई इन्फेक्शन हुआ है। और जब नंबर बढ़ जाते हैं तो उस फेनोमेना को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब आपको नजर आए कि मुझे ल्यूकोसाइटोसिस हो गई है तो समझ जाइएगा आपको कोई इन्फेक्शन है। फीवर को बाद में पढ़ेंगे, थोड़े हम WBCs के मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस कर लें। अब WBCs का सबसे पहला और मोस्ट अबंडेंट जो टाइप है वो है न्यूट्रोफिल्स। दे आर मोस्ट अबंडेंट WBCs which makes 65% ऑफ इट। जो ओवरऑल WBCs हैं उनमें से 65% WBCs आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, ठीक है बाबा। देयर न्यूक्लियस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड दे आर स्मॉलेस्ट WBCs, और इनको स्मॉलेस्ट WBCs माना जाता है। दे आर फेगोसाइटिक आल्सो नोन एज अ पुलिस मैन ऑफ ब्लड। इनको फेगोसाइटिक, इनका काम है फेगोसाइट करना, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना, मारना, खा जाना और फिर उसको बाहर फेंक देना। और इसको दूसरा नाम दिया गया है पुलिस मैन ऑफ ब्लड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये छोटे छोटे MCQs लग रहे हैं आपको लेकिन ये आते हैं हमेशा। दे आल्सो स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज टू रीच टारगेट टिश्यूज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायपेंडाइसिस। याद रहे इनके अंदर काबिलियत होती है कि हमारे ब्लड कैपिलरी से ये बाहर निकल आते हैं अपने किसी भी टारगेट पे पहुंचने के लिए। तो जब ये ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल आते हैं WBCs, कौन से न्यूट्रोफिल्स, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डायपेंडेंसिस। डायपेंडेंस इज अ फेनोमेना इन व्हिच न्यूट्रोफिल्स कम्स आउट फ्रॉम द कैपिलरीज टू रीच आउट द टारगेट सेल्स, ठीक है बाबा। दे आर शॉर्ट लिव्ड एज दे डाई आफ्टर द सिंगल इवेंट ऑफ फेगोसाइटिक। ये जो इनकी उम्र होती है ये बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट के बाद खुद को खत्म कर देते हैं, ठीक है बाबा। उसके बाद आएंगे एसिनोफिल्स के। दे आर नोन एज एसिडोफिल्स। इनका दूसरा नाम है एसिडोफिल्स ड्यू टू द एसिडिक नेचर। इनकी नेचर कौन सी होती है, एसिडिक होती है, और इनको दूसरा नाम दिया गया है एसिडोफिल्स। देयर न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। इनके न्यूक्लियस के अंदर दो लोब आपको मिलेंगे। दे रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन। ये इन्फेक्शन वगैरह को रोकते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट दे टेक पार्ट इन एलर्जिक रिएक्शंस। मोस्टली जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनसे ये हमें रोकते हैं। दे सीक्रेट हिस्टामिन एंड अटैक ओनली लार्ज पार्टिकल्स लाइक वॉर्म। इनके अंदर एक सीक्रेशन होती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन, और उसके बावजूद इनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है पैरासाइट, और वो जो साइज में बड़े हो जैसे वॉर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गए, ये उनको टारगेट करते हैं। उसके बाद है बेसोफिल्स। दे आर लीस्ट अबंडेंट। ये आपको सबसे कम मिलेंगे WBCs, ठीक है। देयर न्यूक्लियस इज एस शेप्ड। इनका न्यूक्लियस एस शेप्ड है। दे सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। ये जो सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, इन तीनों का बड़ा रोल है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। और हेपरिन हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड जो है हमारी बॉडी से जमता नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे ब्लड में हेपरिन मौजूद होता है, ठीक है बाबा। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेरॉन्स पे। इंटरफेरॉन्स पे इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर इंटरफेरॉन्स। दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन सिंथेसिस बाय होस्ट सेल आफ्टर वायरल अटैक। याद रहे इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो तब रिलीज होते हैं जब कोई वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है। इनका बैक्टीरिया वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके तीन टाइप्स है, अल्फा इंटरफेरॉन्स, बीटा इंटरफेरॉन्स और गामा इंटरफेरॉन्स। इनकी डिटेल मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, बराबर मैं डायग्राम दे दूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है बाबा। दे सिंथेसिस एक एंटीवायरल प्रोटीन व्हिच रेजिस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरल पैथोजन। टोटल 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन, अल्फा, बीटा, गामा। इनका काम क्या होता है, ये इंटरफेयर करते हैं। इनके नाम से आपको पता चल जाएगा। इंटरफेयर इन सेंस ये क्या करते हैं, अपने जो भी सेल्स होते हैं दूसरे, ठीक है, उनके ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं ताकि
जो हमारा वायरल अटैक है जिसने होस्ट सेल को ऑलरेडी इन्फेक्ट किया है, तो ये वायरल अटैक जो है, वायरल पैथोजन जो है, वो हमारे किसी और सेल को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये एक कोटिंग उनके ऊपर लगा देते हैं और यही कोटिंग उन वायरस जो पैथोजन है उसकी मल्टीप्लीकेशन को रोकती है। ठीक है बाबा। उसके बाद आएंगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। दिस अकर्स ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आर द डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड। ठीक है बाबा। इनके लिपिड नेचर होती है और ये जो है इन्फ्लामेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। इनके 5 से 6 टाइप्स हैं, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। इट कॉजेज स्वेलिंग, पेन, लो वार्मथ, रेडनेस। इट इज लोकेटेड इट इज लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है या कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं, या हमारी बॉडी पूरी गर्म हो जाती है, या हमारी बॉडी के कुछ हिस्से जहां पे इन्फेक्शन है वो रेड हो जाते हैं, जो वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करेंगे नेचुरल किलर सेल्स पे। नेचुरल किलर सेल्स का बड़ा रोल है। ठीक है बाबा। इनके मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं लेकिन वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वजह यह है कि वो फिर हम बहुत डिटेल में जाएंगे और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको समझ में नहीं आएंगी। एक बार इसको देख लें, कुछ देर के बाद मैं सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को कंबाइनली डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आपको थोड़ी इनकी डिटेल मालूम हो। नेचुरल किलर सेल्स आर द टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इनको टी लिम्फोसाइट्स का टाइप माना जाता है। इनका दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिन्स। दे डोंट डायरेक्टली अटैक द पैथोजन बट डिस्ट्रॉय होस्ट सेल दैट इज डैमेज्ड। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? ये वायरल वगैरह पैथोजन को अटैक नहीं करते। ये क्या करते हैं, जिस चीज पे वायरस ने अटैक किया है, मतलब होस्ट पे, ये उस होस्ट को एपोप्टोसिस की मदद से खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते हैं? ऐसे खत्म करते हैं कि ये क्या करते हैं कि प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसे हम पेरोफिन बोलते हैं। वो प्रोटीन पेरोफिन क्या करता है, इनकी सारी मेम्ब्रेन पे, होस्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे होल्ड्स कर देता है। जब वो होल्ड्स करेगा तो डिफ्यूजन की मदद से वो सारे जो है एपोप्टोसिस की मदद से डेड हो जाएगा और जो वायरल इन्फेक्शन है उनके अंदर वो भी वहां से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं बाय किलिंग द होस्ट सेल। उनमें से होस्ट सेल में वो भी सेल्स हो सकते हैं जो कैंसरस सेल्स हो, जो डैमेज सेल्स हो, या जिनसे बॉडी को खतरा हो। उसके बाद आएंगे हम, और ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मेम्ब्रेन जो होती है उनको पेनिट्रेट करने के लिए एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, पेरोफिन्स। ठीक है, ये भी एक टाइप है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का। अब पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बात करें तो ये जो है, दे आर द ग्रुप ऑफ मोर देन 30 प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिवर। इनकी सेंथेसाइजेशन जो होती है वो लिवर में होती है और ये 30 से 35 तक प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जिनका मुख्तलिफ रोल होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे हमने यहाँ पे देखा पेरोफिन्स, दे आर आल्सो द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, पर इनका काम क्या हो रहा है डिफेंस मैकेनिज्म में? जो होस्ट सेल है जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे ये होल्ड्स कर रहे हैं ताकि एपोप्टोसिस हो और जो इन्फेक्टेड सेल है वो मर जाए ताकि दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बाद फीवर पे बात करेंगे, प्रिक्सिया पे। ठीक है बाबा, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फीवर क्या है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में प्रिक्सिया बोलते हैं? इट इज द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कॉल्ड पायरोजिन। ये एक केमिकल, बंच ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, एक ग्रुप होता है केमिकल्स का जिसके अंदर इंटरल्यूकिन 1, 2, 7 इनके मुख्तलिफ चीजें मौजूद होती हैं जो क्या करते हैं, पैथोजन के हिसाब से बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं। जब भी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दैट इज बिकॉज इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ये क्यों हो रहा है सर? क्योंकि बेटा ये जो पैथोजेंस होते हैं ये टेम्परेचर को, ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ रेजिस्ट हो जाती है और हमें फर्दर इनसे नुकसान
नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानकार है। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सर पे गीली पट्टियां रखते हैं ताकि टेम्परेचर कम हो। वजह यह है कि न्यूरॉन्स इतने जबरदस्त टेम्परेचर, बड़े टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमारी बॉडी के लिए ज्यादा टेम्परेचर भी नुकसानकार हो सकता है। और ये जो इंटरल्यूकिन है इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये मैसेज लेके जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि भाई अब मामला गड़बड़ हो गया है, टेम्परेचर को इंक्रीज करो। और आपको पता है हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं, इनको ये पायरोजन वगैरह इनको हुक्म देता है। पायरोजन एक बंच ऑफ केमिकल्स है बाबा, एक ग्रुप है जिसमें आपको छोटे छोटे इंटरल्यूकिन्स मिलेंगे जो मैसेज लेके जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। उम्मीद करता हूं ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तमाम जल्द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।